नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द ओरिजिन एंड बिगिनिंग ऑफ चोला डायनेस्टी। तो देखिए, जब भी हम चोलाओं का इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है वो ये है कि चोलाओं के बारे में ऐतिहासिक किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी द मेडिवल चोलाज यानी सम्राट विजयालय चोल द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। पर जो दोस्तों अर्ली चोलाज है जो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में कोई खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक लेख हमें चोलाओं के बारे में मिलता है वो है सम्राट अशोक के समय का, जहां पे सम्राट अशोक जब दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं तब दक्षिण भारत की तीन शक्तियां चोला, चेरा और पांड्या उनको बुरी तरह से हरा देता है। और यही दोस्तों चोलाओं का प्राचीनतम ऐतिहासिक लेख हमें मिल पाता है। पर अगर हम सम्राट अशोक का ये लेख भी अच्छे से पढ़े तो ये समझ पाएंगे हम कि उस समय के चोला बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। मतलब इतना तो तय है कि चोला उससे भी कई सौ या कई हजार साल पहले से राज कर रहे हैं दक्षिण भारत पर दोस्तों अभी सवाल आता है कि चोला एग्जैक्टली आए कहां से। तो देखिए, अभी अगर हम चोलाओं का मेन ओरिजिन जानना चाहेंगे तो हमें जाना होगा आज से हजारों साल पहले राजा शिवी के समय में। राजा शिवी एक चंद्रवंशी राजा थे जिन्होंने अपने समय में भारतवर्ष के एक विशाल भूखंड पर राज किया और वो एक महान दानी राजा के तौर पर समग्र भारतवर्ष में मशहूर है। इनफैक्ट आज भी शिवी जातक जैसी कई जातक कथाओं में आपको उनकी दानवीरता के किस्से मिल जाएंगे। और इसी महाराज शिवी के वंशज थे दोस्तों ये चोला, और यही कारण है कि इनको कहा जाता है द सिम्बियंस। तो देखिए, जब महाराज शिवी की मृत्यु होती है उसके पश्चात उनका साम्राज्य कई हिस्सों में बढ़ जाता है और उनके 4 बेटों में से एक बेटा दक्षिण भारत में आके राज करने लगता है और इसी के वंश में जन्म लेते हैं महाराज कांतामान। और इसी महाराज कांतामान के कॉन्टेम्पोररी थे महर्षि अगस्त्य। और कहा जाता है दोस्तों कि महाराज कांतामान और महर्षि अगस्त्य ने मिलकर ही कावेरी नदी को धरती पर लाया था। हालांकि ये माइथोलॉजी में कहा हुआ है, पर अगर हम फैक्ट्स को सही तरीके से जांचें तो ऐसा लगता है कि महाराज कांतामान और महर्षि अगस्त्य ने कावेरी नदी के पास में जो एक बहुत ही उपजाऊ घाटी थी वहीं पर चोल वंश की नींव रखी थी और महर्षि अगस्त्य ने सहायता की थी महाराज कांतामान की कि वो चोल साम्राज्य की स्थापना कर सके। और इन्हीं दोनों के प्रयास से आगे चलकर चोल वंश इतना ज्यादा फला फूला और आगे चोलाओं के कई महान राजा आए। पर दोस्तों इनके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, हालांकि संगम साहित्य में हमें काफी सारी जानकारी मिल जाती है इनके बारे में, पर बाकी इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। और महाराज कांतामान के अलावा भी चोल वंश में कई और महान राजा हुए। इन राजाओं में सबसे ज्यादा प्रमुख थे महाराज करिकालन और महाराज कोचिनागनम। और इसके अलावा दोस्तों एक चोला शहजादे इलालन का भी हमें जिक्र मिलता है जिन्होंने एक समय पर श्रीलंका को जीत लिया था मैसूर की आर्मी की सहायता से। राजकुमार इलालम के श्रीलंका विजय के बाद चोलाओं की समृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और चोलाओं का यह स्वर्णिम काल काफी समय तक चलता है। पर दोस्तों लगभग 3rd सेंचुरी के करीब जब संगम काल का अंत होता है, इसी समय में दक्षिण भारत पे आक्रमण होता है एक और नए गुट कालभ्राओं का। ये कालभ्रा वंश के राजा चोलाओं के परम शत्रु थे। हालांकि पल्लव और पांड्यन ने एक दूसरे को बचाने के लिए गठबंधन बना लिया था, पर चोलाओं के साथ सबकी शत्रुता हो चुकी थी। एक तरफ पल्लव और पांड्यन का गठबंधन उनका शत्रु था और वहीं जो कालभ्रा थे वो किसी भी तरह से चोलाओं का अंत चाहते थे। और इसी कारण से दोस्तों 3rd सेंचुरी के बाद चोलाओं का कोई खास जिक्र हमें मिलता नहीं है। इसे आप चोलाओं का डार्क एज ही समझ सकते हैं या फिर कई इतिहासकार इसे चोलाओं का इनविजिबल एज भी कहते हैं। और ये इनविजिबल एज लगभग 6th सेंचुरी तक चलता है। 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक इन 300 सालों के बीच में पांड्यन और पल्लवों के गठबंधन ने कालभ्राओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था दक्षिण भारत से। पर अब भी दोस्तों चोला बहुत ज्यादा कमजोर थे, पर फिर भी 6th सेंचुरी के बाद से चोलाओं का थोड़ा बहुत जिक्र मिलना शुरू होता है। पर यहां पर दोस्तों चोला मोस्टली पांड्यन और पल्लवों के अधीनता में काम कर रहे थे, यानी उनकी स्वाधीनता उनके पास नहीं थी। जिस तरह एक समय मुगलों के अंडर में राजपूत आ गए थे, उसी तरह से चोला उस समय पल्लव और पांड्यन के अंडर में आ चुके थे। और इसी दौरान दोस्तों चोलाओं का एक गुट दक्षिण भारत के तमिल राष्ट्र को छोड़ के तेलुगु राष्ट्रों की ओर बढ़ने लगता है, जिसे आज के समय हम तेलुगु चोलास के नाम से जानते हैं। ये आगे चलकर आंध्र प्रदेश में बस जाते हैं और वहां पे एक वैभवशाली साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वैसे तेलुगु चोलाओं के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा क्योंकि ये भी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो आज हम तमिल चोलास पर ही फोकस करते हैं। तो देखिए, इन 300 सालों में तो चोलाओं का अस्तित्व लगभग मिट गया था, पर फिर भी जब कालभ्राओं का अंत हुआ तो चोला धीरे धीरे फिर से रिवाइव होने लगे। पर अभी तक ये लोग पांड्या और पल्लवों के गुलामी बने हुए थे। पर दोस्तों लगभग 9th सेंचुरी के करीब चोला राजवंश में जन्म होता है राजकुमार विजयालय चोल का। राजकुमार विजयालय चोल अपने बाल्यकाल से ही बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी और सक्षम राजकुमार थे। इसी कारण से उनके पिता लगभग सन 847 में विजयालय चोल को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं। उस समय दोस्तों चोलाओं की राजधानी थी उरायूर। पर विजयालय चोल को अपना साम्राज्य बढ़ाना था और उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला क्योंकि पांड्यंस और पल्लवों के बीच में एक बहुत पुरानी लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई की वजह से ये दोनों शक्तियां कमजोर हो चुकी थी।
और तब दोस्तों विजयालय चोल ने क्या किया कि पांड्यंस के ही एक और शाखा थे मुत्थरैयर, और मुत्थरैयर्स के उस समय राजा थे इलंगो मुत्थरैयर, पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और इसीलिए विजयालय चोल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इलंगो मुत्थरैयर पर आक्रमण कर दिया और मुत्थरैयर्स को पराजित करके राजधानी तंजावुर को जीत लिया और वहां पे एक नवीन चोल साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी। हालांकि पांड्यंस ने बहुत कोशिश की चोलाओं को पीछे ढकेलने की, पर वो बुरी तरह से नाकामयाब होते रहे। और यहाँ पर दोस्तों विजयालय चोल ने और कुछ मुत्थरैयर राजा जो कि ना इलंगो मुत्थरैयर के खिलाफ थे, उनकी मदद से एक इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो इसका बेस बहुत ही ज्यादा मजबूत था। और इन मजबूत बेस के ही कारण दोस्तों अगले कई सौ सालों तक चोलाओं का साम्राज्य भारत में टिका रहा। पर जो पांड्या थे वो इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पल्लवों के साथ एक दोबारा गठबंधन करके चोलाओं पर पुनः आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण हुआ था लगभग साल 870 के करीब, जिस समय विजयालय चोल वृद्ध हो चुके थे और उनके लिए एक नए आक्रमण को रोकना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे आदित्य चोला द फर्स्ट को आर्मी का जनरल बनाया और उन्हें काम सौंपा किसी भी तरह से पांड्यंस और पल्लवों को हराने का। और आदित्य चोला ने यही किया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही उन्होंने पांड्यंस और पल्लवों के इस गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया और एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया पांड्यन और पल्लवों। इनफैक्ट जो पल्लव राजा थे उनका तो लगभग नामो निशान मिटा दिया गया था तंजावुर के आसपास के इलाकों से। पांड्यंस फिर भी सरवाइव कर गए थे और आदित्य चोला तो अपने पिता से भी ज्यादा भयानक सिद्ध हुए। चोला साम्राज्य को इतना फैला दिया था कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुकी थी चोला। लगभग 100 साल पहले जो चोला बहुत ही कमजोर राज्य के रूप में जाने जाते थे, जो पांड्यंस के गुलामों के रूप में जाने जा रहे थे, वो इस समय दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुके थे। तो दोस्तों आई होप अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि चोलाओं की ओरिजिन और उनकी बिगिनिंग कहां से हुई थी। पर दोस्तों चोलाओं का इतिहास और भी काफी बड़ा है और मैं चोलाओं पर एक पूरी वीडियो सीरीज बना रहा हूं। ये मेरी सीरीज का दूसरा वीडियो। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में पोन्नियन सेल्वन की कहानी को एक्सप्लेन कर चुका हूं। पोन्नियन सेल्वन जो चोलाओं पर लिखी गई सबसे बेहतरीन ड्रामा है, उस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके आगे भी मैं चोलाओं के सभी महान राजाओं पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर किसी को चोलाओं का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।